स्टैंडर्ड 10 हिंदी। बच्चों, हमारे टेक्स्ट बुक के जो दूसरी जो कहानी है लक्ष्मी, वो पोर्शन से निकाल दिया गया हुआ है। तो हम ये वीडियो में तीसरा जो पार्ट है वारे हमदर्द, ये इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पार्ट तीसरा वारे हमदर्द, और इसका लेखक है घनश्याम अग्रवाल। पहले लेसन शुरू करने से पहले लेखक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उनका जन्म हुआ 1942 में। 1942 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि यानी इंटरेस्ट अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अध्ययन काल यानी स्टडी टाइम। वो जब स्टडी कर रहा था उस ज़माने से लेकर, उस समय से लेकर उनको लेखन में यानी लिखने में, लेखन बनाने में उनको बहुत ही रुचि थी, यानी उन्हें पसंद था। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर, अपने आसपास के हर एक प्रत्येक यानी हर एक स्थिति, हालात या घटना, इंसिडेंट में हास्य ढूंढकर यानी मजाक को ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में, धारदार यानी बहुत ही तेज व्यंग्य तरीके से, यानी इन लोगों के दिल में चीर कर अंदर जाए और वो व्यंग्य के पीछे क्या सच्चाई है, क्या जो समाज का हालत है, वो बताने का उस तरीके से एकदम धारदार व्यंग्य के तरीके से ढालना आपके लेखन की विशेषता है। यानी वो जो कुछ भी लिखते हैं उसमें भले ही मजाक हो, मस्ती हो, व्यंग्य है, लेकिन उसके पीछे कुछ बड़ा सच्चाई छुपे होते हैं, जो वो सच्चाई लोगों के, जनता के सामने लाने में वो हमेशा कामयाब हो जाता है अपने लेखन के ज़रिए। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। पूरे भारत के स्टेज पर हास्य व्यंग्य कवि यानी ह्यूमरस पोयम लिखने वाला कवि, मजाकी तरीके से पोयम लिखने वाला कवि के रूप में लोकप्रिय है। लोकप्रिय का मतलब पॉपुलर है, लोग उन्हें उतना पसंद करते हैं। उनके प्रमुख कृतियाँ क्या है देखते हैं। हंसी घर के आईने एक हास्य व्यंग्य है। आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, ये हास्य कविता का संग्रह है। अपने अपने सपने, ये लघु कथा का संग्रह है, आदि यानी एक्सेट्रा। अभी हम लेसन की ओर जाते हैं। वारे हमदर्द। हमदर्द आप जानते हैं, किसी पर हम हमदर्दी जताना यानी थोड़ा दया वगैरह दिखाना, सिंपथाइज होना। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। तो लेखक कह रहा है कि उस दिन में जब पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट और समाजवादी यानी सोशलिस्ट, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप वाले या जिनके पास पैसे हैं, जो फैक्ट्री वगैरह चलाने वाले हैं, समझ रहे हो, जो समाज में या इकोनॉमी में पैसे लगाने वाले जो अमीर है, वो उनका तरफदारी होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो समाज में यानी सोशल लोगों के, समाज के, सोसाइटी के ज़्यादा मान सम्मान होता है या उनके बातों को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। जैसे कि वर्कर्स यूनियन का वगैरह ज़्यादा स्थान दिया जाता है। तो लेखक कह रहा है कि उस दिन मैं जब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। सिंपल सी लैंग्वेज से ही बात ये एक्सप्लेन कर रहे सभी। भाषण सुनकर यानी स्पीच सुन के आने के वजह से मेरे साइकिल को शायद कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया, क्योंकि साइकिल किसका चिन्ह हो गया, किसका प्रतीक हो गया है, समाजवादी के बराबर, क्योंकि वो आम जनता का वाहन है। और कार जो है वो कैपिटलिस्ट का हो गया, यानी कि वो अमीर लोगों का वाहन हो गया। तो भाषण सुन के आने की वजह से उस पर थोड़ा प्रभाव यानी भाषण का प्रभाव मेरे साइकिल पे पड़ गया और उसको बहुत जोश आया, या फिर कार को गुस्सा अधिक आया, मतलब मैं समाजवादी पार्टी के साइड से हैं या मेरा साइकिल आम जनता का वाहन है, तो कार को उस पर ज़्यादा गुस्सा आया, ये मैं निश्चित रूप से यानी सही ढंग से मैं जानता नहीं।
किंतु लेकिन मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। लेकिन बात तो इतनी है कि साइकिल और वो कार, मेरी साइकिल और सामने से आने वाली कार जब एक दूसरे के सामने आए तो विरोधियों की तरह, विरोधियों मतलब एक दूसरे के खिलाफ वाले, ओपोनेंट्स की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। जा भिड़ना मतलब जाकर टकराए आपस में। घृणा का मतलब क्या होता है? नफरत। ओके, नफरत से एक दूसरे को देखे और जाकर टकराए। मैंने खाम खा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। तो मैंने बेवजह पूंजीवाद और समाजवाद यानी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का भाषण देकर आ गया, उनके झगड़े में टांग अड़ाई और उसका नतीजा, फलस्वरूप यानी उसका नतीजा ये हुई कि मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो दुर्घटना हुई यानी एक्सीडेंट हुई और उसके बाद तुरंत आज भी इंसानियत कायम है, लोगों के अंदर इंसानियत आज भी बची है, ये बताने के लिए, ये सिद्ध करने, ये प्रूव करने के लिए कुछ लोग मेरे तरफ दौड़कर आए मेरे मदद करने के लिए। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, यानी होश उड़ गया था, यानी बेहोश हो गए थे वो, और आंख खुली जब होश आया तो अपने आप को लेखक एक बिस्तर में पाया। इर्द गिर्द इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो आंख जैसे खुली, आसपास में कुछ लोग खड़े थे और इर्द गिर्द यानी आसपास परिचित भी थे, अपरिचित भी, यानी पहचान वाले भी थे और अपरिचित यानी नई पहचान वाले, यानी जिनका कोई पहचान है नहीं, ऐसे लोग भी थे, अजनबी भी थे। और उन जैसे मेरे आंख खुले सभी के चेहरे में उत्सुकता कि हाँ क्या होगा, एक जिज्ञासा। मैं कराहते हुए दर्द से रोते हुए मैं पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर पर फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुका था। तो जिस तरह जैसे मैं पूछा मैं कहाँ हूँ, तो एक चेहरा, कोई तो एक बंदा इतने स्पीड में बोल दिया, जवाब दे दिया कि शायद ऐसा लग रहा था शायद मेरा होश आने का इंतज़ार कर रहा था ये जवाब देने के लिए। तो उसने इतने स्पीड में बोल दिया, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्राइवेट वार्ड में आपका एक्सीडेंट हो गया है और सिर्फ पैर पर फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। तो मैंने मेरे टांगों पर देखा तो एक टांग तो अपनी जगह सही सलामत थी और दूसरी टांग कुछ रेत की थैली के सहारे ऊपर इस तरफ एक उसी तरफ लटका रखा हुआ था, लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। देखो, एक लेखक है तो हर हालत में एक एक नए नए मुहावरे आ जाते हैं। तो अपनी ही टूटी हुई टांग को देखकर उनके दिमाग में या उनके मन में एक मुहावरा जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो यह है मुहावरा, टांग का टूटना। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना, वो उन्होंने बनाया हुआ एक मुहावरा है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। मैं काँप उठा मतलब मैं डरने की वजह से काँपने लगे। सार्वजनिक अस्पताल, अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। हाँ, हर किसी को अस्पताल पसंद नहीं आता, तो किसी के लिए तो किसी किसी के लिए अस्पताल मतलब एक बहुत ही खतरनाक शब्द होता है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। आत्मा से परमात्मा का मिलन होना यानी मरना। आत्मा अपने पास है, अपने अंदर है, वो आत्मा परमात्मा से यानी परमेश्वर से, ईश्वर से मिलने का वक्त आ गया। तो अस्पताल जाना ही एक खतरनाक बात है। अस्पताल सुनते ही बहुत ही डर लग जाते हैं और उसी के साथ एक वो अस्पताल शब्द के साथ एक सार्वजनिक भी जोड़ दिया गया, तो समझो कि अब वक्त आ गया है परमात्मा से मिलने का। अब मुझे यूं लगा कि
मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। तो अभी मेरे हिसाब से मेरा टांग टूटना एक सादा एक घटना है, यानी एक सिंपल इंसिडेंट है। लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो जाना, एडमिट हो जाना मेरे लिए एक दुर्घटना है, एक्सीडेंट है। देखो, टांग टूटना इंसिडेंट है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती होना एक्सीडेंट है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। तो टांग टांग टूटने की मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं, पर उसके बाद मुझे मिलने के लिए, हमदर्दी जताने के लिए जो लोग आएंगे, सिंपति दिखाने के लिए जो लोग आएंगे, उनके जो लाइन लग जाएंगे, उसके बारे में सोचकर मुझे हैरानी हुई। ये मिलने जुलने वाले जो आते हैं, ज़्यादातर किसी लिए परेशान करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए नहीं आते। और परेशान इतने कर देते हैं कि मरीज को बिल्कुल आराम मिलता नहीं है, मरीज को आराम की सख्त ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो जनरल वार्ड, यानी जो हॉस्पिटल में जनरल वार्ड होता है, जहाँ पर एक ही एक बड़ा सा हॉल में बहुत सारे बेड पास पास में डाले रहते हैं, सभी में मरीज होते हैं। तो वहाँ पर एक निश्चित समय रखा जाता है, कुछ नियम है कि इतने टाइम के, फलाना टाइम के बीच में आकर मरीज से मिलकर जा सकता है, दूसरे टाइम पर आ नहीं सकता, क्योंकि अगर पूरे टाइम उनको विजिटिंग आवर्स रखेंगे तो सभी मरीजों को तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि एक मरीज का रिश्तेदार आएंगे, आवाज़ करेंगे तो दूसरे मरीज को प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उन लोग चिल्लाने लग जाते हैं। तो इसके लिए जनरल वार्ड में कुछ निश्चित समय रखा है, आओ, ये समय पर आकर मरीज को तकलीफ दे सकता है। और जनरल वार्ड की तो बात इस तरह होता है कि वो एक खुला निमंत्रण, यानी कि खुला एक इनविटेशन ही दे रहा है कि हे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, तुम आ जाओ, जब भी चाहे आ जाओ, चाहे जितनी देर तक रुककर परेशान करना है कर लो, कोई समय का कोई पाबंदी नहीं है। और जितना आपको बदले लेना है यही सही वक्त है। तो बदले का बदला भी हो जाता है और हमदर्दी की हमदर्दी भी। ये बदला किस बात की, यानी उनके जो आते हैं हमदर्दी जताने, उनको जब कुछ ऐसे हालात उनका हुआ था जब वो हॉस्पिटल में थे, तो आप भी गए होंगे वहाँ, तो उधर जाकर हमदर्दी दिखाकर उन्हें परेशान किए होंगे, तो उसका बदला उनको लेना है, या और भी कोई बात की बदला हो सकती है। चलो, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। तो मुझसे मिलने के लिए उन लोग आए जिनका टांग टूटने पर या जिनके कोई और चीज़ और अवयव टूटने पर, जो मैं उनसे मिलने के लिए अस्पताल गए थे। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए या फिर बदला ले। इनकी हमदर्दी में ये बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। हाँ, वो हमदर्दी, ऐसे लोग हमदर्दी जताने आते हैं तो उनके हर एक बातों पे एक हिडन, एक छुपी हुई एक बात झलकती है। क्या है, देख बेटा, आया ना तेरा भी वक्त, हर कुत्ते का दिन आएगा बोलते ना, तो अभी देख तेरा भी वक्त आ गया। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। ये औपचारिकता क्या होता है, फॉर्मेलिटी। कुछ लोग होता है, अरे उससे मिलने नहीं गया, वो क्या सोचेगा, वो मैं हॉस्पिटल में था तो आके वो मुझसे मिल के गए थे, तो फॉर्मेलिटी के लिए तो जाना चाहिए। तो ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए जो आने वाले लोग हैं, मरीज एक तो दर्द के मारे मरीज को नींद नहीं आती, और अगर गलती से आ भी गए तो आने वाले जो मिलने वाले जो है वो लोग आकर जगा देंगे, ये बताने के लिए, देख भाई मैं आकर गया। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा।
तो एक दिन हमारे लेखक ने ये डिसाइड कर लिया कि आज चाहे कोई भी आ जाए मैं आँख तो नहीं खोलूँगा, मैं मुझे सोना है, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वह वे मिलने आए थे, बराबर ना। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तो उनको बताना है, मेरे ऑफिस के बड़े बाबू आए और उनको बताना है कि वो आकर गए, तो मैं आँख खोले बिना उनको कैसा पता चलेगा। वो धीरे धीरे मुझे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरे टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। उन्होंने मेरे टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। तो देखो कितना हमदर्दी है, पता चल जाता है। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए आप दर्द कैसा है। हाँ, वो मैं सोने का एक्टिंग करके लेटा हुआ था, किसी से मिलना नहीं, तो वो बंदा आकर जोर से मेरा टांग का टूटे हुए हिस्से में दबाया। तो दर्द के मारे उठेंगे ही, चीखते हुए उठा तो पूछ रहा है, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। हाँ, मोहल्ले वाले तो अरे अपना ही लोग हैं, जाएंगे मिलेंगे, फुर्सत से जाएंगे। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। सोनाबाई आई अपने साथ में 4 बच्चों को भी, तो समझो आज और कोई दुर्घटना मेरे साथ होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। हाँ, सोनाबाई आई और अपने बच्चों को ये दिखा रहा है, ये देखो बेटा चाचा जी। जैसे अगर चिड़ियाघर में यानी ज़ू में जाकर आप रानी बाग में जाकर बच्चों को दिखा रहा है, अंदर जो पिंजरे में पड़ा हुआ बंदर को दिखाकर, ये देखो बच्चा बंदर, इस तरह अंदाज से वो बोली। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। देखो क्या क्या परेशानी हो रही है। एक दवा कुर्सी पर चढ़ गया तो दूसरा मेज पर टेबल पर चढ़ा, और एक छोटी लड़की थी वो क्या करने लगा, दवाई की शीशी लेकर उसके साथ कथकली डांस कर रही है। तो रप रप आवाज आया, देखा तो क्या हो रहा है, जो टांग जिस रेती की थैली में टांग को मतलब उस पे उसके सहारे टांग को बांध कर रखे या लटका कर रखे हैं, उस रेती की थैली पर बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। तो मैं उस लड़के को वो करने से यानी बॉक्सिंग करने से मना करता, इससे पहले क्या हो गया, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी, दवा की बोतल नीचे पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, ये कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। तो सोनाबाई एक बार थोड़ा एक मिनट के लिए अपनी बेटी को थोड़ा गुस्से से घूरी और मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ क्योंकि दवा गिरना शुभ होता है। दवा गिर गया मतलब समझो बीमारी गई। और ऐसा 2 घंटा इस तरह परेशान करने के बाद वो जाते जाते बोली कि मैं फिर आऊँगी। समझो कि मैं मेरे अंदर से ही मैं पूरे काँप उठा। मुझे लोग तो औपचारिकता निभाने की सॉरी कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं औपचारिकता यानी ये फॉर्मेलिटी निभाने का एकदम हद ही कर देते हैं। ऐसे कुछ लोग यानी स्पेशली जो दूसरे गांव से आते हैं रिश्तेदार। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। तो एक बंदा एक दिन टैक्सी दरवाजे के सामने रुकाए और सीधे भागकर अंदर आ गए हॉस्पिटल के कमरे में, और इनके पास आए मतलब अपने लेखक के पास आए और उनके सीधे छाती पर गिर के जोर जोर का रोते हुए बड़बड़ करने लगे, बोलने लगे कि हाँ ये तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो।
मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, मतलब मुंह छिपाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। तो मेरे छाती पे आकर गिरा। ना मुझे पता है कौन बंदा आकर मेरे छाती पे गिरे रो रहा है, और उसे नहीं पता मैं किसकी छाती पर पड़े रो रहा हूँ। तो कुछ देर रोकर रोना कम हो गया तो वो सर उठाया और मेरे मुंह की तरफ देखा और चौंक गया, शांत हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। तो किससे मिलने आए थे? गुप्ता जी से मिलने आए थे। और आकर लिपट गया हमारे लेखक को। तो देखने पे पता चला, हंसने लगा, बोला, हाँ माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग तो बराबर बताते भी नहीं एड्रेस। ऐसा बोलकर उठ गए। हैं, इस तरह वो हंसने लगा। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। तो वो बाजू के कमरे में, गुप्ता जी के घर कमरे में घुसा, और यही रोना, जो यही तरीके का रोना जो मेरे सीने पर पड़े रो रहा, तो उसी वही रोने की आवाज़ मुझे वहाँ से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो ये मेरे छाती पर आकर पीट पीट कर रोने वाले बंदे से ज़्यादा मुझे मेरी पत्नी पर आया गुस्सा, क्योंकि वो बंदा इतना करीब आकर मेरे छाती पे सिसक सिसक कर रो रहा था। तो मेरी पत्नी सोची कि वो मेरे करीब के रिश्तेदार कोई है या मेरे करीब के दोस्त कोई है, इसीलिए वो टैक्सी वाले को पैसा देकर छोड़ दिए, क्योंकि ये टैक्सी से निकलकर सीधे अंदर आ गए थे, पैसा नहीं दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी कविता, बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। तो हमदर्दी जताने वालों में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको हम कभी देखना भी पसंद नहीं करते या सोचना भी पसंद नहीं करते। ऐसा एक बंदा है हमारे गांव में, हमारे शहर में, एक कवि है जिनका नाम है लपकानंद। और उनका कविता बहुत ही बेतुकी, यानी बहुत ही बेमतलब का, बहुत ही परेशान करने वाला कविताएं होती है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। दूर से वो बंदा दिखा, लपकानंद की किधर भी भाग चले जाता हूँ या हट जाता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। एक दिन वो भी आ गए दवाखाने में, बगल में झोला दबाए, झोला थैली। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। आप बड़ाई मारने चालू हो गया। कवि सम्मेलनों में मैं बहुत ही व्यस्त यानी बिजी था 4-5 दिनों से। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई। ये कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। तो आया मुझे बोलने लगा, आपके बारे में सोच सोच कर मैं रात भर सोया ही नहीं, और आपके बारे में मतलब जो नींद नहीं सा इस रात में मैंने एक कविता भी लिख दिया, और मैं सुनाने जा रहा हूँ बोलकर सीधे थैली में से, झोले में से डायरी निकाले और सुनाने को चालू कर दिए। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट टूट गई है टांग। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रांग। क्या कुछ मतलब है, अजीब किस्म का कविता। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। तो वो कविता पढ़ाने के बाद, सुनाने के बाद, वो ऐसा नज़र से मुझे देखने लगा जैसे कि उसकी दो आंखें अलग अलग बातें कर रही है। एक आंख कह रही है कि पूछ रही है मुझसे कि कहो कविता कैसे रही, और दूसरी आंख पूछ रही है, बेटा बोल अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। वो बंदे को मैंने जल्दी से चाय वगैरह पिला लिया, और जल्दी से ही ये वादा किया कि कविताएं ज़रूर मैं सुनूंगा, ऐसा बोलकर वादा करके उन्हें भेज दिया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर,
अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो भगवान से यही प्रार्थना है, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो तोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा जगह में तोड़ना जहाँ मैं हॉस्पिटल में भर्ती भी हो जाऊं तो कोई मेरे रिश्तेदार पहचान वाले आसपास में ना कोई हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले। बेदर्द क्या होता है? बेरहम। तो बहुत ही बेरहम होता है ये जो हमदर्दी जताने वाले। और ये कौन से बुक से निकाले हैं? हंसी घर के आईने। यहाँ पर पाठ के अंत में हमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। फिक्र, चिंता, हमदर्दी, सहानुभूति, एक एहसान, एहसान कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस, औंधा यानी उल्टा। और मुहावरों का मतलब दिए हुए हैं। टांग अड़ाना, बाधा डालना, रुकावटें डालना, कांप उठना यानी भयभीत हो जाना। और आपको यहाँ पर सूचना के अनुसार कृतियाँ लिखिए दिया हुआ है। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं, और दूसरा वो 4 लिखनी है आपको। अंदर स्पष्ट कीजिए यानी कि फ़र्क बताइए, प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में क्या अंदर है, अंदर है यानी क्या फ़र्क है, डिफरेंसेस बताना है। और उसके बाद अस्पताल से आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें क्या थीं, और कारण लिखना है यानी रीजंस लिखना है। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्यों? लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। और शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, 1 वर्ड लिखना है। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। और ये जो शब्द है हमारे पाठ में ही है। जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है उसे क्या कहता है? और शब्द बनाने के लिए दिया हुआ है, उपसर्ग लिखना है और प्रत्यय लिखना है। ये ग्रामर के अंदर आया, तो जितना जल्दी हो सके मैं ग्रामर, ये जो ग्रामर है ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? सो इतना ही था हमारे लेसन के अंदर। मिलेंगे बाद में, बाय।